वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 8 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर ए डोडोना को। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो नोबेल प्रीज फॉर केमिस्ट्री 2020 इस साल का केमिस्ट्री का जो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जीनोम एडिटिंग के लिए इन दो वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये जो नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है इन माई एक्सपीरियंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मेडिकल है यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, इस क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार के क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इसकी जो पुनरावृत्ति होती है वो बहुत ही कम होती है, रिपीटिशन कम होता है। लेकिन जो साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी कि इन 3 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार हैं वो जरूर एग्जाम में आते हैं और उनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेंगे। साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट वो होते हैं, जो कि अपकमिंग डेज में जो वितरित किए जाएंगे, तो वीडियो के माध्यम से आपको उनके नाम पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर संपन्न हुई है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है टोक्यो, ऑप्शन डी सही होगा। तो जापान के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वाड कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इन चारों क्वाड कंट्रीज ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP इस पर विचार विमर्श किया है। और ये दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। पहली बैठक का आयोजन पिछले वर्ष 2019 में किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिज पायने और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने हिस्सा लिया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्वाड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और क्वाड जो संगठन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। ये देखिए जो क्वाड संगठन है इसका गठन क्यों किया गया है, मैं आपको बता दूं कि जो हिंद महासागर क्षेत्र में जो चीन का दबदबा बढ़ रहा है या चीन की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए इन 4 देशों ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक गठबंधन किया है। ठीक है, जिससे कि हिंद महासागर क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अलोकतांत्रिक या फिर चीन के द्वारा कोई भी ऐसी चाल ना चली जा सके। तो उसके लिए क्वाड कंट्रीज का एक संगठन बनाया गया है जिसकी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है टोक्यो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, BCAS। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS। तो इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है MA गणपति, ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी MA गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो उत्तराखंड कैडर के 1986 सन 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। और राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से BCAS का जो प्रमुख का पद था वो खाली पड़ा था। अब उनके नए महानिदेशक बने हैं MA गणपति। ठीक है, तो उनका जो कार्यकाल होगा वो वर्ष 2024 तक
29 फरवरी तक जारी रहेगा। बात करते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1978, ठीक है, सन 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए एसबीआई एक बहुत बड़ा बैंक है इंडिया का और इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से बन सकता है। तो हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बने हैं दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है और उनकी जो नियुक्ति है वो 7 अक्टूबर यानी कि पिछले दिन से प्रभावी है और वो वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडियरीज के प्रभारी निदेशक भी हैं। तो हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि बीबीबी द्वारा 28 अगस्त को एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई थी, जिनकी नियुक्ति वर्तमान में जो चेयरमैन हैं रजनीश कुमार यानी कि इससे इनके पहले जो चेयरमैन थे रजनीश कुमार, उनके स्थान पर दिनेश कुमार खारा की नियुक्ति की गई है, ठीक है। और उनका जो विस्तारित कार्यकाल था रजनीश कुमार जी का, उनका विस्तारित कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो दिनेश खारा के बारे में बात करते हैं तो वो नई दिल्ली में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वाणिज्य में स्नातकोत्तर भी हैं। साथ ही साथ वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी रह चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो एसबीआई एमडी के रूप में नियुक्त होने से पहले खारा एसबीआई फंड्स मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ रह चुके हैं। तो बात करते हैं एसबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई सन 1955 को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आप ध्यान रखेंगे दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए चेयरमैन होंगे रजनीश कुमार के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत और म्यांमार के बीच 7वें बंदरगाह किस वर्ष चालू होगा, तो इसका आंसर होगा वर्ष 2021 में, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारत और म्यांमार वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक, पहली तिमाही का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, इस माह तक म्यांमार के रखाइन राज्य में बनाए जा रहे 7वें बंदरगाह को चालू रखने की दिशा में काम कर रहे हैं और ये जो बंदरगाह है वो कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का एक हिस्सा है और ये भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। और इस बंदरगाह को 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का बंदरगाह बनाया गया है और ये बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा। बात करती है म्यांमार की, तो इसकी राजधानी है नायपिडो और इसकी मुद्रा है बर्मी क्यात। यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है विन मिंथ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोलकाता टू, यहाँ पर देखिए जो सितवे बंदरगाह है उसका जो रूट हो सकता है वो इस प्रकार से है जो इमेज में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को कौन विकसित करेगा, तो इसके जो राइट आंसर वो है सीडेक, ऑप्शन सी सही होगा। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित करेगा और ये पहल भारत को वैश्विक AI सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च और इनोवेशन के शीर्ष देशों के साथ लाकर खड़ा कर देगा, ठीक है। और भारत के सबसे बड़े HPCI इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन भी सीडेक ने तैयार किया है, ठीक है। और इस कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो ये हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। सुपर कंप्यूटर 210 AI पेटाफ्लॉप्स से लैस एक मशीन है, ठीक है। सीडेक की अगर हम बात करते हैं तो सीडेक की स्थापना हुई थी सन 1988 में, 1988 में सीडेक की स्थापना हुई थी और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं हेमंत दरबारी और इसका मुख्यालय है पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर होगा 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी सही होगा। तो साल 2019 की बात से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो कपास के फायदों के बारे में बताना है।
जो इसके गुणों से लेकर इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और इसके उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, और इस दिन को मनाए जाने की जो घोषणा है वो 7 अक्टूबर 2019 को यानी कि पिछले वर्ष जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा की गई थी। राइट, तो विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसकी जो महानिदेशक हैं वो हैं रॉबर्टो अजेवेडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 9000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? हालांकि इन रनों में IPL के रन भी शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन डी सही होगा। तो विराट कोहली T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं जो कि भारतीय हैं। उन्होंने चल रही IPL 2020 में राजस्थान रॉयल्स यानी कि RCB के मैच में दुबई में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच में मैच नंबर जो 19 था उसमें ये मुकाम हासिल किया है। हालांकि T20 की सर्वकालिक स्कोर सूची में वो 7वें स्थान पर विश्व स्तर पर हैं, जिसमें क्रिस गेल पहले स्थान पर हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन ए सही होगा। तो गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है और इस कार्यक्रम के तहत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याणकारी सेवाओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और डिजिटल सेवा सेतु को फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की एक पहल है जिसे भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अटल आदर्श विद्यालय किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी सही होगा। तो उत्तराखंड सरकार राज्य में 90 ब्लॉकों में से प्रत्येक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोलेगी और ये छात्रों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और अटल आदर्श विद्यालय खोलने का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लाइक क्वाड के बारे में, लाइक नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको आपने आई होप कवर कर लिया होगा। साथ ही साथ जो SBI के महानिदेशक का जो क्वेश्चन था वो भी इंपॉर्टेंट था, तो उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कल की क्विज के बारे में। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस देश के साथ भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास बंगोसागर शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर कल की GS क्विज का उत्तर। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इन माय ओपिनियन, क्योंकि PCS एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन ये था कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? देखिए, जो राज्य विधानमंडल होता है उसमें चाहे विधानसभा हो या फिर उस राज्य में विधान परिषद मौजूद हो, तो उनके पारित करने के बाद जब विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो अगर राज्यपाल को लगता है कि इसमें राष्ट्रपति के लिए जो उनके दिशा निर्देश हैं या उनका दृष्टिकोण जानना आवश्यक है, तो राज्यपाल उस विधेयक पर डायरेक्ट अनुमति प्रदान ना देकर उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है। तो वो अनुच्छेद 200 के तहत ऐसा कार्य किया जाता है। हालांकि अगर केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा किसी विधेयक को पास करते हैं तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही साइन किया जाता है और उसके बाद वो किसी के लिए, राष्ट्रपति महोदय किसी के लिए भी वो विधेयक सुरक्षित नहीं रखते हैं, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 200 में किया गया है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। आगे देखते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर क्विज का क्वेश्चन। आज आपसे पूछा गया है हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं यहाँ पर GS का क्वेश्चन। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है क्योंकि ये एक प्रचलित क्वेश्चन है। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।